हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल पर विद्वान ग्लोबल। तो उस पर मैंने डाला था कि हम विनय सूद सर से, जो कि अभी एट प्रेजेंट हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं मीटिंग में। विनय सूद सर, हेलो। हेलो प्रिंस जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं, और खास करके जो स्टूडेंट्स अभी जो ट्वेल्थ के एग्जामिनेशंस का जो रिजल्ट आया है उससे पास आउट हुए हैं, वो हमारे पास पहले ही चले हुए थे, और उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं। और सेकंड थिंग कि जो हम दूसरे कंसल्टेंट्स या जो भी मार्केट के अंदर जो भी चल रहे हैं उसको लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए ये एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई है आपके साथ कि जो भी व्यूअर्स हैं उनके माइंड के जो डाउट्स, हम मेन पांच छह क्वेश्चंस हैं उससे हम क्लियर कर पाए। राइट। तो सर, बिल्कुल। मैं एक एक करके मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो आप उनका आंसर दीजिए, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि वो अपने करियर में क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। क्या मैं राइट। अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, राइट सर, राइट। सर, इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को आपके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ऑल व्यूअर्स, विनय सूद सर जो कि बहुत ही रिनोल्ड पर्सनालिटी हैं, इमिग्रेशन का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 16+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इमिग्रेशन लॉयर वाइस के नाम से फर्म है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह पे ऑफिसेज हैं, और बहुत सारे लोगों को ये चाहे वो स्टूडेंट वीजा थे, चाहे उनकी माइग्रेशन थी, सिटीजनशिप थी, सभी काम करवा चुके हैं। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद आप सभी लोग समझ सकते हैं कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनका जो आंसर दिया जाएगा वो कितना वैल्यूएबल है आपके करियर के लिए। राइट। तो सर, शुड वी स्टार्ट? बिल्कुल जी, बिल्कुल करिए। सर, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो ट्वेल्थ अभी पास आउट हुए हैं बच्चे, चाहे वो स्टेट बोर्ड है चाहे सीबीएसई बोर्ड है, तो उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है? तो आप थोड़ा काइंडली सजेस्ट करें। प्रिंस जी, एक्चुअली ये थोड़ा सा थोड़ा नहीं, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम बात करें, अगर +2 करने के बाद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों में ही ऑप्शंस हैं, ऐसी राइट। बात नहीं है। बट आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके प्रोफाइल को क्या सूट करता है, ये ज्यादा एग्जैक्ट। जरूरी है। राइट। इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अब हमारा ऑस्ट्रेलिया में भी ऑफिस है, न्यूजीलैंड में भी, हमारे लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है, और हमें पता है, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस स्टूडेंट को कौन से प्रोफाइल के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया सूट करेगा और कौन से प्रोफाइल को न्यूजीलैंड सूट करेगा। क्योंकि आज की एग्जैक्ट। डेट में ऑस्ट्रेलिया का, देखिए, आपको अगर ऑस्ट्रेलिया आना है तो आपको कम से कम बैचलर डिग्री करनी पड़ेगी, अगर +2 की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर तो आपके पास फंडिंग है, आप 3 साल की फंडिंग दिखा सकते हैं या लोन ले सकते हैं, प्रॉपर तरीके का कोलेक्टर लोन ले सकते हैं, फिर तो आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच सकते हैं। फंडिंग की इंपॉर्टेंट बात है, और दूसरा फंडिंग होते हुए भी आप कौन से बोर्ड से पढ़े हुए हैं, कौन से राइट। स्टेट में है। बहुत सी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में लेती नहीं है, किसी रीजन से लेती नहीं एप्लीकेशन, अगर लेती है उसमें 10 कंडीशन डालती हैं। हम्म। अगर दूसरी तरफ मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, वहां पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। और बैचलर डिग्री का ऑप्शन तो है ही है न्यूजीलैंड में, 2 साल के डिप्लोमा, और इवन अभी तो 1 साल के डिप्लोमे का भी ऑप्शन है। तो अगर फंडिंग का भी एक कंसर्न है कि हाँ इतनी फंडिंग नहीं दिखा सकते, तो एक ये डिफरेंस आ गया फंडिंग को लेके, और राइट। कहाँ से आप कहाँ रह रहे हैं, रीजन में यूनिवर्सिटी लेती कि नहीं लेती। और तीसरी चीज ये भी है, अगर आज की डेट में बात करें, कुछ लोगों को थोड़ा ये है कि हमें क्लियर कट थोड़ा फास्ट ट्रैक पीआर का रास्ता चाहिए। यस। ऑस्ट्रेलिया में रास्ते दोनों जगह पे हैं, पर एक रास्ता थोड़ा सा लंबा है और एक रास्ता थोड़ा सा फास्ट ट्रैक है, इन द सेंस टाइम के हिसाब से। तो ये थोड़ी सब्जेक्टिव चीज है, इसको मैं एक सेंटेंस में नहीं बता पाऊंगा, बट आई थिंक अगर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक हर एक केस के हिसाब से क्या सूट बैठेगा वो है। दोनों डेस्टिनेशन अच्छी हैं, बट प्रोफाइल के लिए बहुत जरूरी है, और आपकी इंटेंशन क्या है, आप फंडिंग के हिसाब से 3 साल पढ़ना चाहते हो या कम पढ़ना चाहते हो,
पाथवे टू रेजिडेंसी का आपकी क्या सोच है, ये सारी चीजें मैटर कर रही ठीक है सर। तो जितना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो आपने सर दिया, बहुत ही अच्छे से दिया कि जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल के डिपेंड करेगा कि कैसा है और उनकी फंडिंग कैसी है, इंटेंशन क्या है, और कितने टाइम में वो पीआर लेना चाहते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ही आगे बढ़े। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू वी हैव सम ऑप्शंस ऑफ आर्ट्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स इन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया वेयर दे कैन गेट सक्सेस? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि अगर वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं ट्वेल्थ में, तो उनको ऑस्ट्रेलिया में ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, चांसेस कम हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? वेदर न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर देम और नॉट? देखिए, इस आर्ट्स के मामले में तो मैं आई थिंक बोल सकता हूँ कि आपको मच बेटर ऑप्शन न्यूजीलैंड में मिल सकती है। आर्ट्स वालों के लिए ऑफ कोर्स ऑप्शंस वैसे ही कम हो जाती हैं इंटरनेशनल स्टडीज में, पर फिर भी न्यूजीलैंड में ऑप्शंस हैं जिसमें आप आर्ट्स के बाद चाहे आप यू नो डिपेंडिंग ऑन आपने पेपर कौन से पढ़े हैं, कौन से सब्जेक्ट करे हैं, तो आप राइट। ऑप्शन है हॉस्पिटैलिटी में है, एग्रीकल्चर में है, आईटी में है, और डिपेंड करता है आप किस फील्ड में आपने आपके अच्छे मार्क्स आए आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आर्ट्स की कोई ज्यादा एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड बात कर रहा हूँ, ऑप्शन तो ठीक यहाँ है। पे भी ऑस्ट्रेलिया में भी है, न्यूजीलैंड में भी। अगर आप पर आपको पिक करना हो तो शायद आर्ट्स के लिए आज की डेट में जो सिचुएशन चल रही है, तो मैं न्यूजीलैंड को पिक करूंगा। ओके। सो बेस्ट सजेशन फॉर आर्ट स्टूडेंट इज दे मस्ट गो एंड मेक सम एफर्ट्स फॉर न्यूजीलैंड ओनली। नहीं, आई मीन आपने जैसे पूछा ना इन दोनों में से, तो ये तो ऐसा नहीं दोनों है में से ऑस्ट्रेलिया बेस्ट में ऑप्शन नहीं है, पर न्यूजीलैंड है, बेस्ट, हाँ, राइट? आज की सिचुएशन ओके। के हिसाब से आर्ट्स के आज की लिए सिचुएशन। न्यूजीलैंड के ऑप्शन लगती है, सही है। ओके सर, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन है कि जो फंडिंग दिखानी है स्टूडेंट्स ने, तो उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? मोस्टली स्टूडेंट्स का होता है कि उनके पास इतने भारी भरकम फंड्स नहीं होते उनके पेरेंट्स स्पॉन्सर्स के पास। देन दे गो टू बोरो सम काइंड ऑफ लोन। वो लोन प्राइवेट बैंक से ले रहे हैं या गवर्नमेंट बैंक से ले रहे हैं या एनबीएफसी से ले रहे हैं। तो उसके लिए क्या सजेशन है कि उन्हें क्या सही करना चाहिए जिससे कि उनकी विन विन कंडीशन आए? देखिए, फाइनेंसेस बहुत क्रूशियल हिस्सा है। हम बोलते हैं ना कि ओवरसीज पढ़ने जाना, तो तीन चीजें हैं, तीन चार, खास करके तीन चीज। एक तो आपकी पढ़ाई, आपने क्या करा है, आपकी इंटेंशंस, पढ़ाई, और फंडिंग ऑफ कोर्स, और इंग्लिश। ये चार चीजें अगर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको जस्ट, और ऑफ कोर्स फाइनेंस उसमें से एक आती है। और करंटली आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ वीजा डिक्लाइन इज फाइनेंसेस। तो गलती कहाँ होती है, मेरे को लगता है कि स्टूडेंट प्लान नहीं करते हैं। जब वो जाना चाहते हैं ओवरसीज, तो उनका पहले फंडा ये होता है कि हाँ मैंने कौन सा कोर्स करना है, कहाँ जाना है, और उसी में ही इतना टाइम लगाते हैं। और ये नहीं सोचते कि उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मैं जो करने की सोच रहा हूँ उसका ये बजट है, उसके ऊपर काम करना शुरू करूँ। और जो एग्जैक्ट। बैंक्स हैं, आप लोन की बात करें, देखिए कोलेट्रल लोन चलता है, नेशनलाइज बैंक प्रेफर्ड होते हैं। अ, और ये बैंक का सिस्टम थोड़ा टाइम लगाता है। ऐसा एग्जैक्ट। नहीं है कि अगर हम कई बार होता है कि डिसाइड नहीं करते और ऑफर लेटर के बिना बैंक वाले आपके लोन का कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए एडवांस में प्लान करना जरूरी। कई बार हम देखते हैं स्टूडेंट कांटेक्ट करता है अभी मई में, जून में कांटेक्ट करके बोलते हैं कि अगले महीने के इनटेक में, वो चीजें नहीं हो पाती। एक तो वैसे ही वीजा को टाइम लगता है, अगर ऊपर से आपकी फाइनेंसेस रेडी नहीं है, और हर एक कंट्री कहती है कि हमें 3 से 6 महीने का ओल्ड फंड चाहिए अगर आपका अपना है। अगर एजुकेशन लोन है तो वैसे ही एजुकेशन लोन के लिए बैंक वाले आराम से 6 से 8 हफ्ते लगा देते हैं, बहुत जल्दी हो जाए 4 हफ्ते, पर वो में टाइम लगता है। तो आई थिंक सबसे जरूरी चीज है कि प्लानिंग टाइम पे करें। अगर आप जैसे आज की डेट में अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को इस साल के एंड में पढ़ने जाना है, अगर अक्टूबर नवंबर का इनटेक है या इवन जनवरी फरवरी, तो उसकी तैयारी अभी शुरू होनी चाहिए। अगर हम ये बोले कि नहीं नहीं अभी तो
आराम से चल रहा है, अगले साल की बात है, फिर जाके हम सितंबर अक्टूबर में इसको लेके सोचना शुरू करेंगे, फिर वही चीजें उसको खराब करती हैं, फिर खराब करती है। जल्दबाजी में एप्लीकेशन डाली जाती है और फंडिंग का ध्यान नहीं किया जाता, और सब कुछ करने की बजाय जो मैं चार फैक्टर बता रहा हूँ वो सभी को चारों के ऊपर इम्पोर्टेंस देनी जरूरी है। और जहां तक आपने बीच में पूछा कि प्राइवेट बैंक है, डिपेंड करता है प्राइवेट बैंक की। अगर हम बात करते हैं जैसे इंडिया में HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, वो चाहे प्राइवेट है बट दे आर रिनाउंड बैंक हैं, वो नेशनलाइज हैं इन द सेंस। बट हाँ, दूसरी तरफ कुछ NBFCs होती हैं, वो दे आर नॉट मच प्रेफर्ड, बट हाँ केस बाय केस बेसिस कुछ सिचुएशन में वो चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं। तो उसका जवाब मैं टोटली आउटराइट नो या यस नहीं बोल सकता, पर हाँ प्रेफरेड तो बैंक लोन ही होता है। पर NBFC की डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, आप कैसे अपफ्रंट अगर वो आपको डिस्पर्स कर सकते हैं, आप फी पहले पे कर सकते हो, उसके कुछ पॉसिबिलिटी बनती है कुछ कोर्सेज के लिए। बन एग्जैक्टली। सकती हैं, पर प्रेफर्ड जो है वो नेशनलाइज्ड बैंक के लोन ही है। आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द मेन पार्ट फॉर द वीजा एप्लीकेशन की जो फाइनेंशियल्स हैं उसकी प्लानिंग प्रॉपरली करें स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स भी, और वेल इन एडवांस करें, 6-7 महीने का बीच में गैप लेके चलें जो भी इनटेक ले रहे हैं। और कोशिश ये करेंगे कि जो नेशनलाइज बैंक से लें, अगर NBFC भी ले लें तो सिक्योर टाइप का हो या फीस पहले पे करें, तो केस टू केस डिपेंड करेगा ये। तो और ये एक एक चीज मैं सजेशन इसमें है ऐड सबका। करना चाहता हूँ कि आपने जैसे प्रिंस जी पूछा ना, तो कई बार ऐसे होता है कि कई बार स्टूडेंट आते हैं और जब हम बात करते हैं तो वो अंडरस्टैंड कि हर एक बंदा एकदम से आपसे फाइनेंशियल शेयर करने के लिए टाइम लगता है। आपको आपके एकेडमिक दे देंगे, आपको बोलेंगे मेरे को एडमिशन करवा दो, ये ऑप्शन दे दो, वो ऑप्शन। जब तक आप फाइनेंशियल शेयर नहीं करोगे अपने कंसल्टेंट के साथ और एडवांस में, और कई बार होता है आपको बाद में पता चलता है कि वो जो एक ट्रांजैक्शन करी थी, वो ट्रांसफर करे थे अंकल ने, वो तो अभी पिछले हफ्ते ही करे हैं, वो तो Correct. एक्सेप्टेबल ही नहीं होंगे। ऐसे तो केसेस मिलते ये हैं। तो इसलिए प्लानिंग के अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो आप अच्छा टाइम स्पेंड करो ढूंढने में हु इज द राइट पर्सन जो आपको हेल्प कर सकता है। और आप अपनी रिसर्च करो कि कंट्री को लेके या एरिया को लेके, पर एक बार जब करके देन फंडिंग के लिए यू शुड गिव। अगर हम कई बार देखते हैं कि इसलिए इनटेक मिस हो जाता है स्टूडेंट का कि वो एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं कि जी जिसकी जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी फंड, बड़ी ट्रांजैक्शन एक अकाउंट से पा के दूसरी अकाउंट में डाल दी, जिसमें उनकी गलती नहीं है, पर ऐसे लगता है कि दिस इज ए न्यू फंड देन। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर वेट करनी पड़ती है कि ये तो अभी नया फंड लगने लग गया है क्या। अगर पहले प्लानिंग करी हो तो वो चीजें थोड़ी हेल्प कर सकती हैं। हेल्प कर सकती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स खास करके उनके दिमाग में आता है कि बच्चे को स्टडी करने भेज रहे हैं, करियर बनाने भेज रहे हैं बाहर। तो उनका क्वेश्चन होता है कि PR कहाँ पर जल्दी मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा या न्यूजीलैंड में मिलेगा, और करंट सिनेरियो में कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। प्रिंस जी देखिए, ये चीजें चेंज होती रहती हैं, लाइक राइट। आपने बोला सिचुएशन के साथ पॉलिटिकली चीजें बदलती हैं, कंट्री की प्रेफरेंस पॉलिसी चेंज होती है। पर अगर मैं आज की बात करूं या कुछ पीछे कुछ टाइम से लेके कैसे चल रहा है, तो अगर आप पर्टिकुलरली देखिए, मैं जैसे लाइसेंस एडवाइजर हूँ न्यूजीलैंड में और हमारा एजेंसी है ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर मैं कंपेयर करूं, पाथवे ऑस्ट्रेलिया में भी है सेटलमेंट का, ओके। पाथवे न्यूजीलैंड में भी है। और अगर आप आज की बात में देखो कि ज्यादा जो पॉजिटिव पाथवे है वो न्यूजीलैंड का नजर आता है कहीं ज्यादा ऑस्ट्रेलिया से। कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन है, आप ये वीजा लोगे फिर वो वीजा लोगे, यू कैन कीप ड्रैगिंग इट, पर जो एंड ऑफ द डे गोल तो PR लेना है ना, ठीक है ना। तो उस मामले में आप देखोगे कि न्यूजीलैंड की जो पॉलिसी है आज की डेट में, वो बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको 6 पॉइंट चाहिए PR लेने के। अगर मैं SMC की बात करूँ, उसके अलावा ग्रीन लिस्ट भी है, 4 ऑप्शन भी है। तो छह एग्जैक्टली। पॉइंट चाहिए, वो आपको पढ़ाई से मिलेंगे, आपके एक्सपीरियंस से, जॉब से, उससे मिलेंगे। वो बड़ी सिंपल सी बात है, उसमें अगर आपने पढ़ाई करी है, आप देखो न्यूजीलैंड का आपने मास्टर डिग्री कर ली न्यूजीलैंड में, वो 6 के 6 पॉइंट मिल जाते हैं। आपको सिर्फ एक जॉब ऑफर ढूंढनी है 3 साल के पोस्ट स्टडी वीजा में। अगर आप बैचलर करते हो आपको 5 पॉइंट मिल जाते हैं। उसके बाद आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी मिलना, उसमें आप 1 साल का एक्सपीरियंस तो एज ए स्किल्ड जॉब में
आप पीआर कर सकते हो। फिर उसके अलावा ग्रीन लिस्ट वाले ऑक्यूपेशन है, जिसमें आप अगर डिप्लोमा के लिए भी करते हो, उसका ग्रीन लिस्ट का पाथवे है, स्ट्रेट टू रेजिडेंसी भी है और वर्क टू रेजिडेंट वीजा भी है। तो ऑप्शन हैं बड़ी क्लियर कट सी। न्यूजीलैंड के मामले में यह है कि अ, जो पीआर का पाथवे, एक या दो रास्ते हैं, बड़ी सिंपल से हैं, आपको समझ भी आएंगे, आप उसके ऊपर काम करेंगे। तो आज की डेट में इसका सिंपल आंसर है, अगर आपने यही कहा ना कि कौन सी ज्यादा क्लियर कट है या क्लियर कट है और इन्हें, जल्दी होता है। अगर कंपैरेटिवली जल्दी की बात करें तो आज की डेट में तो न्यूजीलैंड इस मामले में हैव ए मच एज ओवर ऑस्ट्रेलिया, आई हैव टू से दैट। ओके बिल्कुल सर। और एक बहुत अच्छी बात बताई है आपने व्यूअर्स के लिए भी, कि जो बैचलर्स डिग्री होल्डर्स हैं वो अगर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और न्यूजीलैंड पढ़ने आते हैं, तो जैसे ही उनकी मास्टर्स खत्म होती है 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। और सिर्फ उनको एक जॉब सिक्योर करनी है, क्योंकि वो इतने पॉइंट्स अर्न कर चुके हैं, तो वो जॉब सिक्योर करने के बेसिस पे वो पीआर की फाइल लगा सकते हैं। तो ये अब बहुत आप अच्छा वही पाथवे आप है। कंपैरिजन करें ना, ये अगर यही हम हाँ। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आपको इसके पॉइंट मिलेंगे, आपको जॉब के मिलेंगे, फिर आपको नाटी के पॉइंट लेने हैं, आपको ये पॉइंट लेने हैं, वो पॉइंट, अब वो सारे पॉइंट इकट्ठे करते हो एक पॉइंट पे पहुंचते हो, आपने ले लिए 70 पॉइंट, आपने हम्म। एप्लीकेशन डाली, पर हम्म। उन्होंने 70 पॉइंट वाली एप्लीकेशन ही नहीं चलो। उठाई। तो बिल्कुल। न्यूजीलैंड में ये वाला फंडा नहीं है। अगर आपके 6 पॉइंट हैं और आप एलिजिबल हो, जॉब है, तो आपको एप्लीकेशन पीआर मिले हाँ, वो आपको असेस करेंगे। अब आपका सारा कुछ ठीक है तो दे कांट तो सिंपली पीआर से, ठीक है आपके 6 पॉइंट हैं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं कि अगर 6 पॉइंट हैं तो आपकी एप्लीकेशन नहीं उठाएंगे, किसी और की उठा लेंगे। 6 पॉइंट हैं तो आपकी एप्लीकेशन असेस होगी ही होगी। होगी ही होगी। तो ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैसे ये करंट सिनेरियो है, और कम टाइम में और अच्छी क्लियर कट की पॉलिसी, न्यूजीलैंड में ही अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं बात करूं। है सर कि हमारे पास कुछ जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी करना चाहते हैं, चाहे वो बैचलर्स उन्होंने आर्ट्स में करी है या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या कुछ टेक्निकल पढ़ाई करी है या बीटेक करी है, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किस तरह के ऑप्शंस हैं? थोड़ी सी तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि अगर वो न्यूजीलैंड जाते हैं तो जल्दी पीआर भी हो जाते हैं पॉइंट सिस्टम के हिसाब से। तो किस किस तरह के ऑप्शंस हैं सभी टाइप की स्ट्रीम के लिए, थोड़ा सा इसके बारे में आप भी। किस लेवल की बात करें, आप मास्टर की बात कर रहे हो? मास्टर्स के लिए, मास्टर्स को। मास्टर, मास्टर में तो देखिए, मैंने आपको अभी जैसे एक्सप्लेन करा कि बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है कि 6 पॉइंट चाहिए। अगर आप मास्टर करने आ रहे हो न्यूजीलैंड में तो 6 पॉइंट मास्टर के ही मिल जाते हैं। और एक रिक्वायरमेंट कि आपके हाथ में जॉब होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास 3 साल हैं। और मास्टर करने आप आते हो न्यूजीलैंड में, उसका एक बेनिफिट, और मैं उस पर आता हूँ आपके क्वेश्चन पे, कि आप आते हो मास्टर करने के लिए तो न्यूजीलैंड में ऑप्शन है कि हाँ, एक तो आप 25 घंटे काम कर सकते हो हफ्ते में, और मास्टर राइट। में मास्टर बाय रिसर्च का ऑप्शन भी है, फुल टाइम काम भी कर सकते हो। फिर आपके स्पाउस वीजा मिल सकता है। और अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता कि अगर न्यूजीलैंड में आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, आप अपनी फैमिली का ट्रैवल करते हो, आपके बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं सेकेंडरी या प्राइमरी में, वो डोमेस्टिक स्टूडेंट ट्रीट होते हैं। और डोमेस्टिक स्टूडेंट की कोई फीस नहीं है स्टेट स्कूल्स में। तो राइट। एक तरह से आप आपके बच्चे वहां पे एज ए न्यूजीलैंड में आर स्टडिंग एज ए डोमेस्टिक स्टूडेंट, तो कोई ट्यूशन फी नहीं है। तो आपको ट्यूशन फी। पूरा एक तरह से पैकेज मिलता है कि एक बंदा पढ़ने जा रहा है, उसके साथ स्पाउस जा रहा है, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, उसको ओपन वर्क वीजा मिलेगा, और बाद में 3 साल का उनको तो भी मिलेगा। बच्चे आपके पढ़ रहे हैं स्कूल में एज ए डोमेस्टिक स्टूडेंट, तो वो बेनिफिट है। और फिर पाथवे में 6 पॉइंट मिलेंगे, आपको जॉब ढूंढनी है। और उसमें अगर जॉब आपने नहीं ढूंढी, आपकी वाइफ ने ढूंढ ली और उनके पास पहले ही मास्टर है या क्या है, वो एक्सपीरियंस के बाद वो भी कर सकते हैं अप्लाई। वो भी कर और सकते हैं। आपने जैसे बोला, बहुत से प्रोग्राम हैं, चाहे वो आईटी को लेके, बिजनेस को लेके। और अच्छी बात यह है न्यूजीलैंड में कि आप ये नहीं कि आपने अगर बिजनेस करा है तो आप बिजनेस की मास्टर करने आए तो आपके पॉइंट कम हो जाएंगे, आप अगर नर्सिंग करने आए तो ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, ये ओके। है कि हो सकता है एक ही एप्लीकेशन को 2 3 महीने लगे, एक ही को 2 लगे जब आप पीआर लगाओगे, पर पॉइंट बराबर ही है, उसमें पॉइंट कोई बराबर डिफरेंस है। नहीं है। ऑफ कोर्स एक वैसे बात करें कि हाई वैल्यू है लो वैल्यू है, राइट। उसमें फर्क आएगा, उसमें कई बार एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं। बट अदरवाइज आप किसी भी फील्ड में बोल दोगे कि हाँ, अगर वो आएंगे। और बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो बड़े डाइवर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट को ले सकते हैं। और न्यूजीलैंड में
न्यूजीलैंड इज क्वाइट प्रो फॉर मास्टर डिग्री। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस ऑफ की बात करूं, आज चलो रिसेंटली न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की कुछ अटपटी सी खबरें भी आ रही हैं, बट कि हम्म, पूरे 3 साल के फंड ये वो अभी सारी चीजें जो चल रही हैं। बट ऑस्ट्रेलिया में यूजुअली ज्यादातर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ज्यादा आते हैं। और अगर ज्यादा। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में आपको आप देखोगे कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ज्यादा आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अंडर ग्रेजुएट नहीं आते हैं, वहां पे न्यूजीलैंड में भी आते हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी आते हैं। तो दोनों ही जगह पे आते हैं। अगर मैं यहाँ न्यूजीलैंड की बात करूं कि हाँ, कि अगर हम अपनी बात करें, अगर हम डील कर रहे हैं तो मे बी 10 में से 6 या 7 जो अ, हम क्लाइंट से डील करेंगे वो मास्टर डिग्री वाले होते हैं, 3 होंगे या 4 होंगे। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, ये टोटली अपोजिट होता है, वहां पे ज्यादा अंडर ग्रेजुएट वाले होंगे और अंडर। मास्टर वाले कम होंगे। बट जैसा कि आपने पहले ही बताया और हम पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए भी न्यूजीलैंड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और कम ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं, ग्रीन लिस्ट रिलेटेड कोर्सेज हैं, जिसमें कि कम ड्यूरेशन में बच्चे पीआर भी हो जाते हैं। पीआर पाथवे वाले प्रोग्राम्स हैं और क्रेडिट ट्रांसफर भी है अगर फर्दर स्टडी करना चाहें तो एक्चुअली वो भी उसमें ले सकते हाँ प्रिंस, उसके लिए पता क्या, आई थिंक एक टाइम हुआ करता था न्यूजीलैंड में जब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आते थे और लोगों के दिमाग में था, हाँ जी न्यूजीलैंड में उस टाइम पे कि 1 साल की पढ़ाई करो तभी पोस्ट स्टडी मिलता है, तब मिलता था। फिर ये रूल बदल गए, चेंज हो गए, पर वो रूल ऐसे पूरे बदले नहीं थे। बस ये था कि क्योंकि कोर्सेज कम है और हर एक को पता नहीं था। न्यूजीलैंड में हैं प्रोग्राम 1 साल वाले। अभी तो अभी लेटेस्ट जो पॉलिसी आ रही है अगस्त के बाद, तो आप कोई भी कोर्स करो आपको 6 महीने का पोस्ट स्टडी मिलेगा, ओपन वीजा। बट हैं। कोर्सेज हैं ग्रीन लिस्ट में, चाहे आप 1 साल की पढ़ाई करो आपको तब भी पोस्ट स्टडी वीजा मिलेगा। और ग्रीन लिस्ट का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर जो ऑक्यूपेशन है ये हाई डिमांड में है। तो हाई डिमांड। इसीलिए उसके लिए जो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड है वो आपको प्रेफरेंस देती है। आप चाहे 1 साल का भी डिप्लोमा करो आपको तब भी पोस्ट स्टडी वीजा मिलता है। आपने जॉब कर ली, आप एक्सपीरियंस, तो आप उसका अलग रूट है, वो स्किल माइग्रेशन ही उस ग्रीन लिस्ट पाथवे है, जिसमें आप या तो स्ट्रेट रेजिडेंसी लगा सकते कुछ केसेस में, जिसमें आपको अगर जॉब मिल गई तो आप सीधा एप्लीकेशन डाल दो पीआर अच्छा। के लिए। और किसी केस में आप पहले 2 साल का एक्सपीरियंस लेके फिर एप्लीकेशन डालते हो। तो बहुत से ऑप्शंस हैं, बट शायद सबको मालूम नहीं कि मालूम सूटेबल नहीं क्या है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेरा भी पर्पस यही था कि लोगों तक, स्टूडेंट्स तक, सबके पास ये बात पहुंचे कि बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं जो कि लोगों को मालूम नहीं होते। सिर्फ 5-10 ऑप्शंस जो मार्केट के अंदर घूम रहे होते हैं, लोगों को उतनी नॉलेज होती है और उसके ऊपर ही फोकस कर रहे होते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें कम बजट के ऊपर वो अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी अच्छी ले सकते हैं और उसके साथ साथ जल्दी से पीआर भी हो सकते हैं और अपने डिपेंडेंट्स को भी बुला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमारा जो सोच थी हम दोनों की भी कि हम एक कन्वे करें ये चीज़ें। और सर मेरा एक और भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगा जो कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अगर इस वीडियो को देखकर कुछ लोगों की और भी कुछ क्वेरीज हैं जो कि उनको अभी अनक्लियर हैं, उनके माइंड में आती हैं, तो हम कुछ दिन बाद एक कोई लाइव सेशन भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अगर आप अलाउ करते हो तो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक लेट्स सी। अगर हमें लगता है कि एंड आई एम श्योर लाइव सेशन का, और है कि अगर लाइव किसी का कोई क्वेश्चन आता है तो वी कैन डेफिनेटली ऑर्गेनाइज समथिंग, चाहे वो हम उसको लाइव स्ट्रीम करके, अगर आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि हमारा तो मोटिव यही है, आपका वहां बैठे भी और हमारा इंडिया में बैठे भी, कि एक सही सलाह दें, सही गाइडेंस दें और एक पूरी मेच्योरिटी की और जिम्मेवारी के साथ हम उनका जो वीज़ा का और आगे सेटलमेंट का पाथ है वो पूरा कंप्लीट करके दें और आगे ताकि उनकी फैमिली भी ग्रो कर सके। तो बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत इसीलिए यही पर्पस है कि अगर स्टूडेंट सिर्फ ये ना सोचे कि मैंने किसी तरीके से बाहर जाना है, बट वो एक प्रॉपर प्लान बना के जाए कि उसको जो वो अचीव करना चाहता है वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो। चाहे उसकी तैयारी में थोड़ा टाइम लग जाए, पर टाइम ये लगे। नहीं कि विदाउट प्रेपरेशन जाना पड़े। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। सर थैंक यू वेरी मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, और ये सब व्यूअर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत मीटिंग रहेगी, आई होप। और व्यूअर से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इनकी ज़रूरत है, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। और अगर आप सभी व्यूअर्स
ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का ड्रीम रखते हैं, वहां जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमसे ऑफिस में आकर मिल सकते हैं। अगर आप दूसरी स्टेट्स में भी बैठे हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे मीटिंग बनाकर अपना प्रोफाइल डिस्कस करके अपना काम करवा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रिंस जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।